नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राजा बाबू और आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो। मित्रों, हम इस कड़ी में लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित बातें मैं बता रहा हूं। और अभी मैं उसके डिसऑर्डर के बारे में अर्थात व्यावस्था में गड़बड़ी के बारे में चर्चा कर रहा हूं लगातार। इससे पहले आप इस कार्यक्रम को समझे, मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे पहले वाले सत्र को जरूर देखें, इससे संबंधित अध्यायों को जरूर देखें और संबंधित अध्यायों से जुड़े रहें। दोस्तों, मैं खास करके ये जो सत्र बना रहा हूं, जो आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूं, इसका उद्देश्य है ऐसे विद्वान जन जो हमारे करीब हैं, उन्हें दुखी नहीं करना। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं राजा वो मुझे पता नहीं क्यों भेज रहा है। मैं आपका अनुयायी हूं और आपसे लगातार ये अनुरोध रहता है कि आप इसको देखें और जहां कमी हो मुझसे बराबर इंगित करें। हमेशा ही आपका इस मामले में स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। और ऐसे मेरे खास अनुज या हमारे प्रशिक्षणार्थी या हमारे दोस्त जो इसे सीखने प्रभावित हो रहे हैं, सीख पा रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत ही सफल मानूंगा। आप इन्हें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं लगातार ऐसी कड़ी आपके सामने पेश करता रहूंगा। दोस्तों, तो देर न जाया करते हुए मैं अभी जिस चीज पे चर्चा कर रहा हूं, खास जिस सत्र पे चर्चा कर रहा हूं, ये है प्रोलैक्टिनोमा। आज जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं वह है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिन के बारे में हमने संबंधित अध्याय में चर्चा किया था कि ये किस पिट्यूटरी के किस हिस्से से निकलता है। आप वहां जरूर देखें, उसको समझें, फिर आप समझ पाएंगे। मैं बता दूं, प्रोलैक्टिनोमा जी ये बिनाइन ट्यूमर है। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर माना जाता है। सबसे बहुत ही जनरलाइज, बहुत पाया जाता है। खास करके ये कॉमन टाइप है, बहुत ज्यादा माने बहुत ज्यादा पाए जाने वाले आम ट्यूमर में आता है। और ये बिनाइन ट्यूमर है, अहानिकारक कैंसर है पिट्यूटरी ट्यूमर का। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोलैक्टिन निकलता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसके लिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। और उसमें गड़बड़ी जो होती है, ओमा लगा हुआ है, प्रोलैक्टिन में ओमा वर्ड लगा हुआ है, मतलब साफ है कि गांठ है, ट्यूमर है। इसमें थोड़ी समय आपको प्रोलैक्टिन के बारे में पीछे लेकर के चलता हूं, जिसमें कि आप जानते हैं कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अर्थात कि दुग्ध ग्रंथि से, ब्रेस्ट से माने स्त्री की छाती से ये दूध का उत्पादन करता है। साथ ही हमारे मूड को, जी हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक मूड है अर्थात जो अवस्था है, उसको भी ये नियमित करता है। ये प्रेगनेंसी के समय, जी यानी कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चा कैरी करती हैं, उस समय ये ज्यादा होता है। और खास के तुरंत चूंकि दूध पैदा करना रहता है, तो उस समय भी देखेंगे, तो उस समय भी आपको इसके बाद यानी कि प्रेगनेंसी के चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये ज्यादा रहता है। डिलीवरी के बाद माँ का प्रोलैक्टिन लेवल कुछ सप्ताह तक के लिए नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब ब्रेस्ट फीडिंग जब डिसकंटिन्यू होता है तो उस समय ये फिर नॉर्मल आ जाता है जी। और मेल में ये रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, यानी मर्दों में ये सेक्सुअल रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑर्गेज्म के बाद यानी कि संभोग के बाद ये फिर से रिफ्रैक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और इसका ज्यादा जो लेवल होता है ना, बहुत ज्यादा अगर इसका लेवल बढ़ता है तो वो डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि यौनांग को सही अवस्था में खड़ा होने में दिक्कतें लाती है, उस वैसी डिसफंक्शन पैदा करता है, उसके काम में गड़बड़ी पैदा करता है। देखिए, ये दो प्रकार का खास करके देखा गया है ना। ये प्रोलैक्टिनोमा दो प्रकार का देखा गया। अगर 10 मिलीमीटर से कम डायमीटर का है अगर ये ग्रंथि में ये गांठ, तो ये माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा कहा जाता है। अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा डायमीटर का, ज्यादा व्यास का है, तो इसे मैक्रो यानी कि बड़ा है ना, और माइक्रो मतलब छोटा,
तो मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा इसके बारे में कहा जाता है, इसको कहा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, कहेंगे कि ठीक है ये है तो इसे दिक्कत क्या है, इससे दिक्कतें ये होती है कि जब प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज्यादा प्लाज्मा में बढ़ता है तो वैसी अवस्था को हम लोग हाइपर प्रोलैक्टिनोमा कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, जब ये हाइपर प्रोलैक्टिनोमा होगा यानी प्रोलैक्टिन का लेवल प्लाज्मा में यानी ब्लड के सिस्टम में ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वहां क्या होगा कि महिला में ओव्यूलेशन पीरियड यानी ओव्यूलेशन अंडा का बनना वो अवस्था नहीं आएगी, जिस कारण क्या होगा, एमोनेरिया हो जाएगा, यानी कि माहवारी बंद होने के कगार पे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे मेल के छाती में अगर ज्यादा लेवल है, मर्दों के छाती की दुग्ध ग्रंथि से दूध पैदा होने लगेगा, जो कि मर्दों में नहीं होता है, वो हो जाएगा। तीसरा क्या है कि जैसे कांख में या मान लीजिए हमारे पेड़ू पे जो बाल होते हैं, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर होता है, वह कम हो जाएगा जी, वो नहीं दिखाई देंगे। ये साइन है, ये निशान है कि मतलब प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन कम हो रहा है। गोनाड जो है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, खास करके यौन अंग वगैरह है, वह काम नहीं के बराबर यानी कम करने लगेगा। रिड्यूस फंक्शन ऑफ गोनाड जिसको बोलता है हाइपोगोनाडिज्म, वो अवस्था आ जाएगी। इसके साथ गायनेकोमेस्टिया, मेल में देखेंगे कि स्त्री की भांति उसके छाती बढ़ जाएंगे, उसके जो मेल के चेस्ट है वह स्त्री की भांति बढ़ जाएंगे, दोनों बढ़ जाएंगे, लगेगा स्त्री का है। और मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि यौनांग जो है पुरुषों का, जो पेनिस है, शिश्न है, उसमें क्या होगा कि खड़ा होने में यानी कि जो इरेक्ट होता है, सीधे तौर पे आता है सेक्स के लिए, जो पेनिट्रेशन के लिए, उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, वो नहीं होगा। और जब मास इफेक्ट, इसका मास का अगर बहुत ज्यादा हो गया तो उस इफेक्ट में देखेंगे बाई टेम्पोरल हेमी नोस्पिया, क्योंकि प्रेशर बनाता है ऑप्टिक क्याज्म पे, तो दोनों जगह आपको ये केस मिल सकता है। चक्कर जो वर्टिगो है उसकी समस्या मिल सकती है। नौसिया यानी कि उल्टी से पहले की अवस्था जो होती है, उबकाई आना, वो होगा। वोमिटिंग यानी कि कय हो सकता है, ये किस स्थिति में, प्रोलैक्टिनोमा के केस में, है ना, ज्यादा मिलता है। कारण क्या है, अब कहेंगे इसका कारण क्या। देखिए इसका कारण जो सबसे जो अहम कारण है, इसके बारे में बता दूं, वो है तनाव, स्ट्रेस। वैसे में शुरुआती दौर में क्या गड़बड़ी नहीं, क्यों होता है, क्यों ज्यादा होता है, कम होता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसके बारे में शुरुआती में हम कंट्रोलिंग सिस्टम के समय भी चर्चा किए थे, और बाद में भी हमने संबंधित अध्यायों में इसके बारे में बताया था। आप वहां जरूर जाए, उसको देखें। और लेकिन इसको समझिए, इसमें क्या है, बहुत ही देखिए बहुत कॉमन टाइप है, प्रोलैक्टिन की गड़बड़ी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और ये कॉमन टाइप है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, शारीरिक दशा क्या होगी, शारीरिक दशा में कौन सी दशा में ये काम करना बंद करता है। अगर ये ज्यादा उत्पादन करता है तो देखिए फिजियोलॉजिकल है कि प्रेगनेंसी होगी, महिला जब प्रेगनेंसी की अवस्था में होती है, गर्भावस्था में होती है, उस दौरान, या नर्सिंग यानी कि दूध पिला रही है बच्चे की, जिस समय देख रेख करिए, उस अवस्था में भी बढ़ता है। और निपल स्टिमुलेशन, जब निपल को अगर स्टिमुलेट किया जाता है महिलाओं में, तो उस समय भी ये प्रोलैक्टिन का सेक्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि मूड भी रेगुलेट करता है ये। दूसरा है पैथोलॉजिकल यानी कि बीमारी जन्य कारण क्या होगा, कुछ दवाएं हैं जैसे कि एस्ट्रोजन है, ओपियाट्स है, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जैसे फेनोथायाजिन या मेटोक्लोप्रामाइड जो उल्टी वगैरह के लिए देते हैं, वो भी आपको प्रोलैक्टिन का ज्यादा सेक्रेशन कराता है, पर प्रोलैक्टिनोमा का एक कारण है। डोपामिन डिप्लेटिंग एजेंट है, जैसे मिथाइल डोपा वगैरह अगर चल रहा है तो वो भी आपको इसका एक कारण है, उसका भी एक हाइपर प्रोलैक्टिनोमा का एक कारण है, क्योंकि वो ज्यादा केस कॉज करता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमा, जैसे कि जो पिट्यूटरी ट्यूमर है, वो भी एडिन जो वर्ड है उसका मतलब होता है ग्लैंड, और ओमा का मतलब तो समझ रहे, जो ट्यूमर है गांठ है, यानी कि ग्लैंड में गांठ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो गांठ होता है पिट्यूटरी ट्यूमर, वो भी एक कारण है, क्योंकि सभी का लगभग कारण वही होता है हाइपर का। और उसके जो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पास है, तो हाइपोथैलेमिक और उसका जो स्टॉक है उसमें भी बीमारी हो जाने पर, और जो हाइपोथायराइडिज्म है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड में सेक्रेशन कम होना है ना, टीएसएच कैसे कैसे रेगुलेट होता है, हम थायराइड ग्लैंड में भी आप उसके लिए देखें, वहां आपको पता चलेगा, तो उसमें वो भी एक कारण है, इसका सबसे अहम कारण है। अब कहेंगे कि इसकी जांच कैसे करेंगे कि ये है ही, क्योंकि बिना जांच किए, देखिए बिना जांच किए, बिना सत्यापन का विज्ञान नहीं मानता, और बिना सत्यापन की कोई दवा लेना भी नहीं चाहिए, इलाज के तौर पे जाना भी नहीं चाहिए। अमूमन कुछ लोग को होता है, कुछ हुआ जाके दवा खा लिया, खुद से ना करे। मैं बार बार बोलता हूं, आप कुशल चिकित्सक से मिलिए, शारीरिक परीक्षण कराए, कुछ जांच कराए, फिर आप दवा खाए। आपका शरीर है ना,
हाँ, सीरियस केस से तो बात अलग है कि वैसे समय में जांच बाद में होगी, लेकिन पहले जिंदगी बचाओ। लेकिन ऐसे आपातकालीन स्थिति नहीं है तो नहीं ही लें। जनरली लोग फोन पर भी दवा पूछते हैं, मैं बराबर कहता हूँ परामर्श आप फोन पर ना लें। अगर हाँ डॉक्टर आपके लगातार देख रहे हैं आपकी बीमारी को तो वो ठीक है, मान लीजिए वहां वो जानते हैं, और वैसी अवस्था में आप फोन पर, लेकिन ऐसे अनावश्यक किसी लोग फोन किया फलना राजा बता देते फलना, ये ना करें। इससे क्या है, आप ही को दिक्कत है ना। तो इसमें क्या है, डायग्नोसिस में सबसे पहले प्रोलैक्टिन लेवल सीरम में जांच करना है। और उसमें देखिए क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो वैसे केस में 150 मिलीग्राम पर डीएल, एडिनोमा के केस में उससे ज्यादा सेक्रेट होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट वीमेन है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है तब, सॉरी प्रेग्नेंट अगर नहीं है और यानी कि गर्भावस्था में नहीं है, तो वैसे केस में अगर 150 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज्यादा प्रोलैक्टिन मिल रहा है तो मतलब एडिनोमा की तरफ जा रहा है। अगर 300 से ज्यादा जा रहा है प्रेगनेंसी अवस्था में तो एडिनोमा का केस जा रहा है, नहीं तो प्रेगनेंसी अवस्था में बढ़ता है ना। तो 150 से ज्यादा है, 300 से नीचे है तो मानेंगे ठीक ठाक है, लेकिन अगर 300 से ज्यादा जा रहा है तो समझ लेना है कि एडिनोमा का केस ग्लैंड में गांठ है। दूसरा, विजुअल फील्ड का जांच करेंगे, आंख की गड़बड़ी आती है ऐसी स्थिति में, जो कि बाई टेम्पोरल अभी हमने होम्योपैथी बात किया है तो उसमें भी होता है। तीसरा क्या है, इसका प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड का जांच करेंगे, वो अभी हर हाल में जांच करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान लोग कराते ही हैं जनरली जानने के लिए, है ना, वो भी एक कारण है। और क्या है ना कि जो इंटरपिट्यूटरी है उसमें उसके फंक्शन में गड़बड़ी आती है, उसका भी जांच कराना चाहिए इस समय में, है ना, उसका भी जांच कराना चाहिए। इसके लिए आप पिट्यूटरी को देखने के लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई की तरफ जा सकते हैं, या कंट्रास्ट इनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन ऑफ द पिट्यूटरी की तरफ जा सकते हैं। इससे जाते हैं, इससे पता कर लेते हैं कि हाँ गड़बड़ी है या नहीं। अब क्या है कि देखिए इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे, एक बात समझ लिया जाए। फिर से मैं गुजारिश करूंगा खुद से आप दवा न खाए कि नहीं, राजा वो बताया था उस दवा को हम फॉलो किए। आप डॉक्टर से परीक्षित हो ले, सुनिश्चित हो ले कि गड़बड़ी आपको है ही, क्योंकि क्या है ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज्यादा होता है किसी बीमारी में, डायग्नोसिस डिफरेंट की तरफ ज्यादा जाती है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, एक कारण होता है। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि यही गड़बड़ी है ही, तभी उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए समाज में कोई आदमी आपका दुश्मन आया और 5 आदमी एक तरीके का कपड़ा पहना है ना, मिलता जुलता है, तो ये अगर कर लेंगे कि नहीं सबको मार दो, है ना, मेरा दुश्मन आया है, तो ये तो उचित नहीं है। आप सुनिश्चित हो ले कि नहीं अमुक आदमी जो हो सकता है उसमें निर्दोष भी हो, तो आप सुनिश्चित हो ले कि उसमें अमुक आदमी जो है ना वो हमारा दुश्मन है, तब आप उस पर आक्रमण करें या उसे समझौता करें, जो करना है करें। तो ठीक बीमारी में भी इसी कदर लड़ने की ये रहता है। तो अब इसका इलाज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट है, इसको समझा जाए, इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। तो देखिए इसका चिकित्सा का जो अहम उद्देश्य है, जो एम है, वो ये है कि टू प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन डिफिशियंसी और टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी इन द मेल, क्योंकि इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है ना। तो टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी मेल में होता है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी फीमेल में भी होता है। तो ऐसे केस में क्या है, ये हमारा है कि उस लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट आएगा उसकी कमी का हमको उसको रोकना है, एम मूलतः यही है। तो मेडिकल में क्या करेंगे, इसको डोपामीन एगोनिस्ट जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन है 2.5 मिलीग्राम का, वो हर दिन में 3 बार यानी 3 बार इसका डोज देंगे। ब्रोमोक्रिप्टिन है या कैबरगोलिन है जो कि 0.25 मिलीग्राम से 0.5 मिलीग्राम कैबरगोलिन 2 बार देते हैं। तो ये डोपामीन एगोनिस्ट देंगे इसमें। दूसरा है कि ट्रांसएस्फेनॉइडल रिमूवल, है ना, ट्रांस से नीचे जाकर के हम एस्फेनॉइड की सर्जरी करेंगे वहां। दूसरा है कि बाहर से रेडियोथेरेपी भी दिया जा सकता है, विकिरण चिकित्सा भी की जा सकती है। उसके लिए विकिरण चिकित्सा कैसे क्या होता है नहीं होता उसका डिटेल और उससे संबंधित वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम उसका लगातार एक कड़ी बना रहे हैं और आपके सामने बहुत जल्दी है उस पर रेडियोथेरेपी पर हम बहुत विस्तार से ये चीजें पेश करेंगे, आप उसको देखें। और कुछ सिम्टोमेटिक पेशेंट भी होते हैं, ऐसी चीजों में चीजें मिलती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये सत्र बहुत संक्षिप्त में मैंने रखने की कोशिश किया है और कोशिश कर रहा हूं कि और भी मनोरंजक चीजें रूप से आपको समझा सकूं। सब लोग समझें, विज्ञान को समझें, विज्ञान को जानें। क्योंकि विज्ञान है तो ज्ञान है और विज्ञान से ही संपूर्णता है, क्योंकि विज्ञान ही हमें ज्ञान का साधन है। ज्ञान से विज्ञान है और विज्ञान से ही ज्ञान है। विशेष ज्ञान किसी चीज के बारे में देखेंगे, जितने भी संत महात्मा ऋषिगण गए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान किए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान से सारे जो विद्वान जन है ऋषि महात्मा के रूप में जिस रूप में भी रहे हैं, जिस रूप में भी हमने देखा है उन्हें, वो विज्ञान पे ही टिके रहे हैं।
और वैज्ञानिक अनुसंधान लगातार करके, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें, कंसेप्ट समय के अनुसार चेंज हुआ, समय के अनुसार है और होना भी चाहिए। तो मैं इसी अनुसार विज्ञान से जुड़े रहे, लगातार अध्ययन से जुड़े रहे और हमारे इस सत्र को खास के देखते रहे, प्यार देते रहे और लोगों के बीच साझा भी जरूर करे कि राजा वो बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और जो विद्वत जन है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक नादान के रूप में आप मुझे लगातार मशवरा दे कि राजा वो यहाँ ये करना चाहिए। छोटे भाई है, जो जितने भी है, जो छात्रगण हैं, जो किसी कारण नहीं आ पाते हैं शहर पढ़ने, महंगाई के कारण या किसी कारण से भी, या तो उन्हें नहीं मिलते हैं, तो आप हमें वहाँ शिक्षक की भांति देखे, समझे। जहाँ दिक्कत है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, आप समझे और हमसे जुड़े रहे और दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा को अलविदा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली कड़ी में संबंधित नए अध्याय के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, मनोरंजक अध्याय के साथ। तो इस ऐसे वैज्ञानिक सत्रों में और विभिन्न सत्रों में भी तो हमें दीजिए अलविदा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार।